Hi, future dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and today we are here to discuss the part 4 and the last part of dental ceramic series. In this video, we are going to discuss various fabricational techniques which we use to fabricate all ceramic restorations. So, without any further ado, let's dive into it. तो फिर शुरू करते हैं with our last and the fourth part of the ceramic series which is all ceramic restorations. मैं already 3 videos इस chapter पे upload कर चुकी हूँ which includes the basics and the classification of ceramics, strengthening of ceramics and metal ceramic restoration. और आज हम इस chapter को all ceramic restoration के साथ खत्म करेंगे. So let's start with it. As we already know that ceramics are one of the most aesthetically pleasing restorative material and that can be fabricated in so many ways जो कि अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे. So the plus points of ceramic restoration, why they are so popular? Firstly, aesthetic appeal की वजह से, second, biocompatibility and third, its durability. So अगर आपको याद होगा हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिरामिक वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस बताए थे और उसमें से एक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द फैब्रिकेशन प्रोसेस और उसमें मैंने बोला था कि मैं इसको एक इंडिविजुअल वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगी विच इज दिस वीडियो. So first is condensable, then castable, machinable, pressable and slip cast. All these fabrication method इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे. देन अगेन हम मेटल सिरामिक वाले वीडियो में भी मैंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिखाया था और अगेन ऑल सिरामिक वाला मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विच इज दिस. लेट्स स्टार्ट विद द ऑल सिरामिक रिस्टोरेशंस. फर्स्ट वन इज द कंडेंसिबल और सिंटर्ड सिरामिक. अब कंडेंसिबल वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को कॉम्पैक्ट या फिर प्रेशर देके एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और सिंटरिंग हम ऑलरेडी मेटल सिरामिक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिंटरिंग क्या होती है. लेट्स अगेन सी द डेफिनेशन ऑफ इट्स. द सिंटरिंग या फिर कंडेंसिबल सिरामिक इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग and forming a solid mass of material by pressure or heat, but without melting it to the point of liquefaction. Basically, हमें solid से liquid में convert नहीं करना है. Even if we are putting pressure or we are putting heat to make this happen, हमें solid से liquid में नहीं होना चाहिए, but बस इतना pressure और इतनी heat हमें देनी है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जब सारे जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग होते हैं और आफ्टर सिंटरिंग ये सारे एक ही सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द कंडेंसिबल और सिंटर्ड सिरामिक का कॉन्सेप्ट. अब कंडेंसिबल और सिंटर्ड सिरामिक के अंदर हम 3 पोर्सिलिन्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज द फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन विच इज द कन्वेंशनल पोर्सलिन विच वी यूज फॉर लेयरिंग. हमने मेटल सिरामिक वाले वीडियो में भी देखा था. सेकेंड इज द एल्यूमिना बेस्ड सिरामिक या फिर एल्यूमिना रीइंफोर्स्ड सिरामिक जिसमें कि हम एल्यूमिना का कोई कुछ पार्ट रीइंफोर्स करते हैं पोर्सलिन में ताकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनहांस कर सके. एंड थर्ड इज द ल्यूसाइड रीइंफोर्स्ड सिरामिक पोर्सलिन जिसमें कि हम ल्यूसाइड को रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज इनहांस कर सके. सो फर्स्ट वन इज द So the fabricational process is the same जो कि हमने अभी मेटल सिरामिक में भी देखा था. बट यहाँ पे मेटल सिरामिक की तरह हमें कोई कोपिंग नहीं बनानी है. सो हम डायरेक्टली प्लैटिनम फॉयल जो है वो डाई के ऊपर अडेप्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट लेयरिंग द सिरामिक पोर्सलिन over these platinum foils. Once it is done, then it is condensed over it and then firing or sintering की जाती है उसको at certain temperature and then the all ceramic restoration is ready. As we can see here, unlike our metal ceramic restoration, there is no coping inside this and the whole thing is made up of ceramic. So this is the fabricational process. फर्स्ट वन द कंडेंसिबल एंड द सिंटर्ड सिरामिक. जैसा कि मैंने आपको बताया दो फेल्डस्पैथिक
पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स होते हैं वो कन्वेंशनल हाई फ्यूजिंग फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन से बने होते हैं बट दीज आर ब्रिटल एंड उसकी जो मार्जिनल अडेप्टेशन जहाँ पे वो वाला सरफेस जो कि हमारा टूथ हमारे ओरिजिनल प्रिपेयर्ड टूथ के साथ टच करता है वो जो अडेप्टेशन होता है वो भी इसका पुअर होता है. Second one, the alumina reinforced porcelain jacket crowns. These are developed by McLean and Hughes in 1965. These also contain the feldspathic glass with 40 to 50% of alumina by weight. इसीलिए इसको alumina reinforced ceramics भी कहते हैं. This अब इसको reinforce करने से क्या होता है? This increase the strength due to excellent bond between the alumina and the glass phase. अब जो alumina और जो glass phase होता है ceramic उनके बीच में जो bond होता है वो बढ़ जाता है. इसकी वजह से अब bond बढ़ गया इन दोनों के बीच में तो उसकी वजह से जो crack propagation होता है वो उसको prevent कर देता है. So this is why we are reinforcing the ceramic with the alumina. So 40 to 50% of alumina is reinforced. These are indicated usually only in anterior teeth. Okay. So some advantages related to this are that the slightly better aesthetic होता है than that of the metal ceramic. Of course उसके अंदर metal की coping होती है. यहाँ पे everything, the whole thing is made up of ceramic. Then improved flexural strength compared to the feldspathic porcelain. Then disadvantage क्या होता है कि inadequate strength होता है for the posterior teeth और 3 unit bridges. इसीलिए हमने देखा कि indicated सिर्फ anterior teeth के लिए ही होता है. एंड जो एल्यूमिना कोर होता है वो थोड़ा सा डल और ओपेक टाइप का होता है तो उससे बहुत नेचुरल एस्थेटिक नहीं अचीव कर पाते हैं. नेक्स्ट इज ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स. इसमें क्या होता है दीज कंटेन्स अराउंड 45% बाय वॉल्यूम ऑफ टेट्रागोनल ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड इनटू द फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन. जैसे कि हमने पहले देखा था एल्यूमिना पार्टिकल्स हम रीइंफोर्स कर रहे थे वैसे यहाँ पे ल्यूसाइट रीइंफोर्स कर रहे हैं. वहाँ पे हमने क्या देखा अभी पिछले वाले में कि उसकी वजह से बॉन्ड बढ़ रहा था एल्यूमिना एंड ग्लास पार्टिकल के कारण और हमारा जो क्रैक प्रोपगेशन वो प्रिवेंट कर रहा था. यहाँ पे ल्यूसाइट पार्टिकल्स को रीइंफोर्स करने की वजह से हम क्या इम्प्रूव कर रहे हैं इम्प्रूव्स इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट. So all these properties are enhanced by reinforcing the feldspathic porcelain by the lucite crystals. So it has definitely high translucency, higher strength, लेकिन इतना भी strength नहीं होता है कि वो posteriors के लिए use किया जा सके. So and the thermal mismatch induced अब थर्मल मिसमैच की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होते हैं. देन अगेन जो रेजिस्ट करते हैं क्रैक प्रोपगेशन को. सो इंडिकेटेड टू फैब्रिकेट इनलेज ऑनलेज एंड विनियर्स बट अगेन पुअर फिट होता है. पोटेंशियल मार्जिनल इनएक्यूरेसी होने के भी चांसेस होते हैं. एग्जाम्पल ऑप्टेक HSP. नेक्स्ट वन आफ्टर कंडेंसेबल एंड सिंटर्ड हम देखेंगे कास्टेबल ग्लास सिरामिक. लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर योर थ्योरी एग्जाम स्पेशली. द कास्टेबल सिरामिक्स हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में इवन बाय द नेम ऑफ डाइकोर विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्टेबल सिरामिक और जस्ट द कास्टेबल सिरामिक. सो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि उसमें कितना लिखना है, ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस एवरीथिंग. सो ये पढ़ने के बाद आपको कहीं और से भी कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. ग्लास सिरामिक्स आर polycrystalline materials developed by application of casting procedures using lost wax technique. इसीलिए इनको कास्टेबल सिरामिक्स कहते हैं. अब हमने ऑलरेडी कास्टिंग टेक्निक्स वाला चैप्टर और वीडियो बहुत ही डिटेल में पढ़ा है. उसमें हमने देखा था कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है जिसमें कि हमें जो भी प्रोस्थेसिस बनाना होता है पहले हम उसको कास्ट के ऊपर वैक्स से बनाते हैं एंड देन कास्टिंग मशीन में डाल के हम उसमें जो भी मटेरियल से हमें प्रोस्थेसिस बनाना होता है वो वैक्स को डीवैक्सिंग करके हम वो मटेरियल उसमें रीइंफोर्स करते हैं. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो. प्लीज
refer to my casting technique वाला video to understand the lost wax technique properly. Lost wax technique करके भी question बहुत आता है exam में. So you have to write the whole casting technique wala process completely. And then the glass ceramic is a multi-phase solid with residual glass phase dispersed in a crystalline phase. जैसे कि हमने already देख रखा है कि ceramic में glass phase होता है जो कि dispersed होता है crystalline phase में, उसी तरह से castable ceramic में आपको ये याद रखना है कि it is a multi-phase ceramic जिसमें कि रेसिडुअल ग्लास फेज जो होता है वो क्रिस्टलाइन फेज में डिस्पर्स होता है, ठीक है. Then it is used to fabricate the coarse and full contour restoration using the lost wax and centrifugal casting technique. So कई बार आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि which ceramic is used by the or which kind of prosthesis all ceramic prosthesis can be made or fabricated by the help of lost wax technique or by using the centrifugal casting technique. So it's castable glass ceramic. Either castable glass ceramic उसके option में होगा या फिर example होगा which is Dicor. Other examples are also there but Dicor is the most famous one. We'll see why. Let's see the fabrication of castable ceramics quickly because हमने already casting techniques पढ़ रखा है. तो पहले देखते हैं. सबसे पहले हम सबसे पहले वैक्स पैटर्न बनाते हैं जो कि हम कास्ट के डाई के ऊपर बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको सेपरेट करके हम स्प्रूइंग करके उसको देन फिर क्या करते हैं, वैक्स पैटर्न बनाते हैं. उसके बाद साथ ही साथ हम जो डाइकोर ग्लास एंड जो कास्टिंग सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है उसको हम उस मशीन में मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर हम ये इसकी इन्वेस्टिंग करते हैं वैक्स पैटर्न की. उसके बाद डी वैक्सिंग करते हैं. ये सारा प्रोसीजर मैंने उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे ले रही हूँ. तो वैक्स पैटर्न बनाया, फिर इन्वेस्टिंग किया, डी वैक्सिंग किया और साथ ही साथ हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाइकोर ग्लास को मेल्ट करेंगे और फिर उस जो मोल्ड हमने क्रिएट किया है वहाँ पे उसे पुश करेंगे और हमें लास्ट में मिलेगा ग्लास कास्टिंग दैट इज रेडी फॉर सिरामिंग. अब सिरामिंग इज अ टर्म जो कि नया है आप लोग के लिए. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज सिरामिंग. सो सिरामिंग क्या होता है, दैट इज अ हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट बाई पार्शियल डीविट्रिफिकेशन. अब हम गए थे सिरामिंग का मतलब समझने और एक नया टर्म हमें इंट्रोड्यूस हो गया दैट इज डीविट्रिफिकेशन. अब ये जो मैंने एक लाइन में लिखा है ना दैट इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. दैट इज द सिरामिंग क्या होता है, एक हीट ट्रीटमेंट है जिसमें हाई टेम्परेचर दिया जाता है और वो कैसे होता है, बाय पार्शियल डीविट्रिफिकेशन. अब ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड पे देखा था कि लेट मी शो यू देखा था कि जो ग्लास सिरामिक होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी फेज सॉलिड विथ रेसिडुअल ग्लास फेज डिस्पर्स्ड इन क्रिस्टलाइन फेज. रेसिडुअल मतलब बचा हुआ. अब बचा कहाँ से बचा, जो आधा था उसका क्या हुआ, उसका यही हुआ डीविट्रिफिकेशन हो गया. डीविट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ ग्लास स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. तो कुछ ग्लास स्ट्रक्चर, अब पूरा ग्लास स्ट्रक्चर था सिरामिक में, कुछ जो ग्लास स्ट्रक्चर है उसका हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो गया. तो एक क्रिस्टलाइन फेज हो गया, उसमें जो रेसिडुअल ग्लास पार्टिकल बचते हैं दैट इज द कास्टेबल ग्लास सिरामिक. आई होप मैं थोड़ा कोरिलेट कर पाई और आपको समझा पाई. अब ये हम कर क्यों रहे हैं, अगर हमने यहाँ तक भी किया होता तो चलता ना हमें, लेकिन हम सिरामिक क्यों कर रहे हैं. हमने अभी कास्टिंग टेक्निक वाले चैप्टर में तो यही तक बताया था कि वैक्स पैटर्न बनाओ, सब कुछ करके उसमें मटेरियल डाल दिया और हमारा फाइनल फिनिश करके काम खत्म. लेकिन यहाँ पे इसके बाद भी हम सिरामिक प्रोसेस करते हैं to improve the strength and toughness of the prosthesis and then secondly to improve the aesthetic of it. So अब आपको ये पूरा process चाहे तो आप पहले कास्टेबल लॉस्ट वैक्स टेक्निक रिवाइज कर लो एंड देन ये पूरा प्रोसेस आपको पेपर में लिखना पड़ेगा बाय द हेडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ कास्टेबल ग्लास, ठीक है. एंड देन सिरामिंग करते हैं. सिरामिंग में क्या होता है, पार्शियल डिविट्रिफिकेशन करते हैं और ये क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड टफनेस एंड इम्प्रूव द एस्थेटिक. ओके, अब क्या करते हैं, कंप्लीट रिस्टोरेशन करते हैं लास्ट में
पोर्सिलिन उसके ऊपर से लेयरिंग करके और फिर फायर कर देते हैं। क्यों लेयरिंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हमने पहले ही देखा था कि उसका कोर बनाने के लिए हेल्प होता है और यूज़ किया जाता है कास्टेबल ग्लास सिरामिक। उसके ऊपर जो हम एस्थेटिक प्रोवाइड करने के लिए कुछ लेयरिंग करते हैं पोर्सलिन से और उसके बाद एंड में उसको फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग करने से एवरीथिंग इज नाउ डन। उसके बाद फिनिशिंग पॉलिशिंग कर दिया। Now, the plus points are that it has good aesthetics, good marginal fit, low processing shrinkage and low abrasion of opposing teeth. हमने देखा था one of the disadvantage of ceramic restoration कि जो उसका opposing natural tooth होता है उसको abrade करने लगता है। और अभी हमने जितने भी sintered और castable कंडेंसेबल सिरामिक में देखा था कि सबकी मार्जिनल अडेप्टेशन बहुत पुअर थी, तो ये और एस्थेटिक खराब था। सब कुछ यहाँ पे प्लस पॉइंट है। But the negatives are that it also has inadequate strength for to be used as a posterior teeth, posterior prosthesis, and second internal characterization, यानी कि कुछ भी उसमें customize करना possible नहीं है. So these are the disadvantages of castable glass ceramic. So once you have understood the fabrication of castable glass ceramic, let's see the die-core specially, जो कि एग्जाम में by the name of die-core आता है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो लेट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू नोट्स ऑन दिस सो दैट कि आपको समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट, बट अब लिखेंगे कैसे। अब डाइकॉर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि किसने प्रपोज किया था, फिर उसका नाम कैसे पड़ा। सो द यूज ऑफ ग्लास सिरेमिक्स इन डेंटिस्ट्री वाज फर्स्ट प्रपोज बाय मैक्यूलो इन 1968. And the first description of die-core castable ceramic was given by Adari and Grossman in 1984. अब आपको याद रह सकता है तो वेल एंड गुड, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको नहीं याद रहता है नाम और ईयर, तो फिर कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग। ओके, देन आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कास्टेबल सिरामिक ग्लास सिरामिक मटेरियल फॉर द डेंटल यूज। डेंटिस्ट्री में दिस वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कास्टेबल ग्लास सिरामिक। अब इसका नाम कैसे पड़ा? दिस वाज डेवलप्ड बाय कॉर्निंग ग्लास वर्क्स, कंपनी का नाम था कॉर्निंग ग्लास वर्क्स। और इसको मार्केट किसने किया? जो डेंसप्लाई, जो आज भी हम लोग सारे डेंटल मटेरियल डेंसप्लाई कंपनी का खरीदते हैं, सो मार्केट किया उन्होंने डेंसप्लाई इंटरनेशनल ने और डेवलप किया कॉर्निंग ग्लास वर्क्स ने। तो इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेके इनका नाम बना डाई-कॉर, डाई फ्रॉम द Dentsply and core from the Corning Glass Works. So the term die-core is a combination of the manufacturer's name, which is Dentsply International, and Corning Glass. Then what is it? अब आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब आफ्टर द हिस्ट्री, इट इज अ पॉलीक्रिस्टलाइन ग्लास सिरेमिक मटेरियल विच कंसिस्ट of 55 volume percentage of tetrasilicic floor mica crystals. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि डाइकॉर में होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो उसका क्या आंसर है? 55% वॉल्यूम परसेंट ऑफ टेट्रासिलिसिक फ्लोर माइका क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉर में। क्यों? अब क्या करते हैं ये क्रिस्टल्स? दैट क्रिएट्स अ रिलेटिवली ओपेक मटेरियल आउट ऑफ द इनिशियली ट्रांसपेरेंट ग्लास क्राउन। जो ट्रांसपेरेंट क्राउन बनता है ना बाय द यूज ऑफ ऑल द कास्टिंग प्रोसेस, उसमें ये जो फ्लोर माइका क्रिस्टल्स को इनकॉर्पोरेट करने से वो ओपेक हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग यूज जो होता है इसका, दैट इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फ्रैक्चर रेजिस्टेंस। जो फ्रैक्चर को रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाती है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिरेमिक ऑल्सो इंक्रीजेस। बट माइनस पॉइंट क्या है इसका कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। देन लेट्स सी द एडवांटेजेस। सब अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, गुड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, गुड फ्रैक्चर रेजिस्टेंट, excellent translucency, less abrasion to the natural tooth, it can be etched and bond to the natural tooth as well, और easy adjustments अगर हमें कुछ adjustment करना है पेशेंट के माउथ में तो। Then disadvantages
क्या होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड कास्टिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब कास्टिंग टेक्निक करनी है तो आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। अब हमने वैक्स पैटर्न को इन्वेस्ट करने के लिए भी इक्विपमेंट्स चाहिए। देन अगेन, जो कि अभी हमने लास्ट में देखा था, डिसएडवांटेज है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और फ्रैक्चर टफनेस होती है वो कम होती है। देन कम्स द यूजेस, तो इसको इनलेज बनाने के लिए यूज किया जाता है, विनियर्स क्योंकि इसका एक कमीलियन इफेक्ट होता है डाइकॉर का, एंड देन सम लेस स्ट्रेस रिस्टोरेशन क्योंकि पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। नेक्स्ट इज प्रेसेबल सिरामिक। अब प्रेसेबल सिरामिक्स जो है या तो इंजेक्शन मोल्डेड टेक्निक से बनाए जा सकते हैं या तो हीट प्रेस सिरामिक की फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं, जो कि मैंने आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर सम प्री-सिराम्ड glass ceramic with high concentration of reinforced crystal. अब प्रेसेबल सिरामिक में reinforced crystals ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल some lucite reinforced ceramics जो कि by the name of IPS Impress 1 आते हैं, some lithium disilicate reinforced ceramics जो कि IPS Impress 2 के नाम से आते हैं, and then some pressable veneering ceramics जो कि IPS Zir Press के नाम से आते हैं। Let's see the fabrication process of pressable glass ceramics now. So, again वही सब बेसिक चीजें, हमने सबसे पहले इम्प्रेशन लिया, डाई बनाया, फिर उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनाया, वैक्स पैटर्न को हमने रिमूव किया, इन्वेस्ट किया एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल में, सेम जैसे कि हमने कास्टिंग प्रोसीजर में देखा था। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद उसको हीट करते हैं 850 डिग्री सेल्सियस पे ताकि जो भी वैक्स है वो डीवैक्सिंग हो जाए, एंड देन एक मोल्ड स्पेस प्रिपेयर हो गया। आई होप दिस इज एकदम क्रिस्टल क्लियर बिकॉज हम कई वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज अगेन लॉस्ट वैक्स टेक्निक। आफ्टर दैट प्रेसेबल सिरामिक में क्या होता है कि इस तरह का एक प्रेसेबल फर्नेस यूज होता है। इस फर्नेस में क्या होता है, इस तरह का एक प्लंजर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें जो भी हमने मोल्ड बनाया हम उसको यहाँ रख देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसके अंदर एक प्लंजर लगा होता है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये इस तरह के सिरामिक इनगॉट्स, अब हमें जिस शेड का जो भी सिरामिक इनगॉट चाहिए हम उस तरह का एक सिरामिक इनगॉट इसके अंदर डालते हैं, और इस सिरामिक इनगॉट में दैट ल्यूसाइट में 35 to 70 40% एंड लिथियम डाइसिलिकेट 65 to 70% सिरामिक इनगॉट जो होता है हम इसमें यूज कर सकते हैं इस फर्नेस में। और फिर एल्यूमिना प्लंजर से क्या करते हैं, हम उस मोल्ड में उसे पुश करते हैं। सेम चीज जो हम पीछे पहले अभी हम पढ़ रहे थे कास्टेबल में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन कर रहा था, वही चीज यहाँ पे ये प्रेसिंग फर्नेस कर रहा है। सो एक प्लंजर हो गया और हमने इनगॉट को हीट कर लिया और उसके बाद हम उस प्लंजर से उस जो इनगॉट हीटेड मटेरियल है उसको हम मोल्ड के अंदर पुश कर देते हैं। सो दैट मेक्स इट प्रेसेबल ग्लास सिरामिक्स। देन प्रेसिंग ऑफ इनगॉट जो होती है वो की जाती है IPS इम्प्रेस 1 के लिए 1075 to 1180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, एंड IPS इम्प्रेस 2 के लिए 920 डिग्री सेल्सियस, और एयर प्रेशर जो होता है 1500 PSI। दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस जो आपको अपने आंसर में लिखना जरूरी है। सो यू हैव टू अगेन राइट द लॉस्ट वैक्स टेक्निक एंड देन यू हैव टू मेंशन अबाउट द प्लंजर एंड द इनगॉट्स and the pressing furnace, and then the temperatures and the pressure which we are using in the pressing furnace to make the pressable glass ceramic restorations. Then इस तरह से फिर कोर रिस्टोरेशन रेडी हो जाता है। फिर वही स्प्रू को हटाते हैं कट करके, उसकी फिनिशिंग पॉलिशिंग करते हैं, एंड देन द कोर इज रेडी। नेक्स्ट अभी जो मैंने बताया था हीट प्रेस्ड एंड इंजेक्शन मोल्डेड। अब जो हमने अभी पूरा फैब्रिकेशन प्रोसेस डिस्कस किया दैट वाज और ऑफ हीट प्रेस, अभी हम इंजेक्शन मोल्डेड भी पढ़ेंगे। अब जो हीट प्रेस होता है, लेट्स क्विकली रिवाइज, दैट रिलाइज ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर एप्लीकेशन। उसी प्रेशर एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे सिंटरिंग हो रही है। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ सिंटरिंग जो हमने शुरुआत में पढ़ा था उसमें भी था कि या तो प्रेशर की वजह से या तो हीट की वजह से। तो अभी हमने कास्टेबल में हीट दिया, यहाँ पे प्रेशर की वजह से उसको हम सिंटर कर रहे हैं एंड शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, and later we are providing the temperature heat also। मतलब कि
टेम्परेचर उसका रेज करें, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं. देन दैट इज यूज्ड फॉर टू मेक इनलेज, ऑनलेज, veneering एंड फिक्स partial dentures. Then the ceramic ingots are heated to high temperature to soften and then उस जो प्लंजर होता है उसकी हेल्प से उसको फोर्स किया जाता है. जो प्रिपेयर्ड कैविटी, प्रिपेयर्ड मोल्ड हमने क्रिएट किया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से. ये जो हॉट प्रेसिंग होती है ये कम से कम 45 मिनट्स लगता है इसको करने में. एंड द क्राउन अंडरगोज सिरामिक. उसके बाद फिर हम सिरामिक का प्रोसेस करते हैं जिससे वो डिविट्रिफिकेशन, पार्शियल डिविट्रिफिकेशन होता है टू फॉर्म द ल्यूसाइट क्रिस्टल्स लाइक नीडल्स, प्लेट्स और माइका. इसके क्या होता है, दीज इम्प्रूव्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज. अब ये हमने हीट प्रेस पढ़ लिया, ये तो हमें आता था. इंजेक्शन मोल्डेड, आपको याद है कि इंजेक्शन मोल्डेड हमने और कहाँ पढ़ा है, इन द चैप्टर ऑफ डेंचर बेस रेजन. तो उसमें भी सेम इंजेक्शन मोल्डेड टेक्निक था. Here this is developed by Coors Porcelain Company. यहाँ पे क्या होता है, अगेन स्पेशल नॉन सरिंजिंग इपॉक्सी डाइज प्रिपेयर की जाती हैं. उसके बाद उसका वैक्स पैटर्न बनाया जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल की हेल्प से, और उसके बाद उसकी डी वैक्सिंग की जाती है. सेम थिंग जो हमने हीट प्रेस में किया था. उसके बाद क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड है उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, पाउडर इज मिक्स्ड विद द रेजन बाइंडर और उसके बाद उसको इंजेक्ट किया जाता है. सेम चीज जैसे हमने डेंचर बेस्ड रेजन में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी 2 स्प्रूज अटैच्ड होते हैं जिसमें से हम इस जो मटेरियल हमने पाउडर और बाइंडर को मिक्स किया उसको इंजेक्ट करते हैं एंड इनटू द हीटेड मोल्ड यूजिंग द हीट एंड प्रेशर. उसके बाद फिर पूरी उसकी क्योरिंग और कास्टिंग होती है एंड देन the casting is recovered and the screws are removed and that again ये सब हो गया. उसके बाद उसकी सिरामिक की जाती है ताकि उसकी पार्शियल डिविट्रिफिकेशन हो सके. एंड सिरामिक की वजह से यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्पिनल्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एज अ स्ट्रेंथनिंग फेज. सो सिरामिक क्यों करते हैं, ताकि उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्पिनल्स बन सके एज ए स्ट्रेंथनिंग फेज. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ऐसे देख सकते हैं कि इसमें हमने मटेरियल इंजेक्ट किया इनटू द मोल्ड विच इज ऑलरेडी बिन क्रिएटेड इन अ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल, और उसके बाद हमने इंजेक्ट करने के बाद मटेरियल मिक्स करके उसको हीट किया एंड देन फिर हमने रिमूव किया उसके ये जो स्प्रू वाला पार्ट है इसको कट किया एंड देन हम उसको फाइनल फिनिशिंग देते हैं. दैट्स हाउ वी मेक द प्रेसेबल सिरामिक बाय यूजिंग द इंजेक्शन मोल्डेड टेक्निक. Then some are the lucite based glass ceramic in the pressable. It contains lucite as the reinforcer, 35 to 55% by volume, जो कि glassy matrix में dispersed रहते हैं, and it is supplied as the ingots of different shades, जो कि हमने भी ingots देखे different shades के होते हैं. And then these ingots are hot pressed between the जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया 1150 टू 1180 डिग्री सेल्सियस अंडर 0.3 टू 0.4 MPa pressure in a refractory mold, and it is held at this temperature. This is important. So temperatures are important, the pressure is important, and कितनी देर के लिए करना पड़ता है, 20 minutes के लिए. And it is used to fabricate an anterior single unit crown, anterior laminate veneers, and लो स्ट्रेस प्रीमोलर्स, इनलेज एंड क्राउन्स. कमर्शियली अवेलेबल ब्रांड्स हमने बता दिया है, IPS इम्प्रेस, सरप्लस, SL प्रेसेबल सिरामिक सिस्टम. तो हो सकता है आपको पूरा एक क्वेश्चन आए प्रेसेबल सिरामिक में तो आपको मेंशन करना होगा द ल्यूसाइड बेस्ड, जिसके एडवांटेज क्या होते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होता है ऑलमोस्ट डबल होता है देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल फेल्ड्स्पैथिक पोर्सलिन. एंड डिसएडवांटेज कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज करने होते हैं, एंड देन लो स्ट्रेंथ होता है जो कि अभी न्यूअर सिस्टम है उनसे, एंड लो फ्रैक्चर टफनेस, इसीलिए इनको भी पोस्टीरियर्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट इज द लिथियम बेस्ड ग्लास सिरामिक्स, जिसमें कि द माइक्रो स्ट्रक्चर कंटेन्स 60% प्रिज्मेटिक स्मॉल इंटरलॉकिंग प्लेट like randomly oriented lithia disilicate crystals dispersed in a glassy matrix. They can be used to fabricate the fixed partial dentures, which consist 70% by volume lithium silicate
crystals as a major crystalline phase and 30% of the glass. So major crystalline phase hota hai and 30% glassy phase. The second crystalline phase consisting of lithium orthophosphate of lower volume is also present. So lithium disilicate and lithium orthophosphate. These are also again heat pressed hota hai but at the temperature of 890 to 920 degree Celsius. Again ये सब होने के बाद हमारा कोर बन गया, उसके ऊपर से फिर विनियरिंग की जाती है with the ceramics of similar thermal expansion. And the commercially available brands are IPS Impress 2 जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. So this concludes our pressable glass ceramics. उससे उसका एडवांटेज क्या होता है? गुड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, गुड फ्रैक्चर टफनेस ऑफ कोर सेरामिक. डिसएडवांटेज नैरो सिंटरिंग रेंज होती है, काफी कम टेम्परेचर, उसकी वजह से बहुत टेक्निक सेंसिटिव हो जाता है. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. ओपेकर होता है, ज्यादा ओपेक होता है ल्यूसाइड बेस्ड सेरामिक्स के कंपैरेटिवली. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड जो फ्रैक्चर टफनेस होती है ऑफ द लेयरिंग सेरामिक जो होती है वो कम होती है. देन विनियरिंग एरिया जो होते हैं दैट चिप्स ऑफ वेरी फ्रीक्वेंटली, इसकी वजह से बहुत बार उसको रिप्लेस और रिकॉन्टूर भी करना पड़ता है. यूजेस एंटीरियर एंड प्रीमोलर क्राउन्स बनाने के लिए यूज करते हैं. एंटीरियर 3 यूनिट ब्रिजेस भी बना सकते हैं. प्रीमोलर क्राउन्स एंड एंटीरियर लैमिनेट विनियर्स. अगेन दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पोस्टीरियर्स. Let's now start with the slip cast or glass infiltered ceramics. ठीक है, तो अब स्लिप कास्ट जब भी आप सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्लिप कास्टिंग क्या है और स्लिप का मतलब क्या है. दैट विल एक्सप्लेन अ लॉट बेटर दिस प्रोसेस. स्लिप कास्टिंग क्या होती है? दैट इज अ मेथड टू मेक द कॉम्प्लेक्स शेप्ड सिरामिक विदाउट हैविंग टू मेल्ट. हीट इज यूजुअली अप्लाइड जब ऑलरेडी मोल्डिंग की जा चुकी है, मतलब कि ऑलरेडी शेप दिया जा चुका है. लास्ट में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमसे शेप देने के लिए हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लिप कास्टिंग. अब स्लिप क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है एक लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सिरामिक पार्टिकल इन वाटर या फिर लिक्विड. ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो पानी में अगर हम रेत मिला दें तो वो सस्पेंड तो कर रहा है, मतलब है उसके अंदर, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा है. दैट काइंड ऑफ लिक्विड सस्पेंशन इज कॉल्ड एज स्लिप. सो इट्स फ्लूइड बट इट कंटेन्स सम सॉलिड पार्टिकल इन इट. होता तो वो फ्लूइड है बट उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सप्लाइड एज वन ऑफ दीज 3 कोर सेरामिक्स. फर्स्ट इज इनसेराम एल्यूमिना, इनसेराम स्पिनिल और इनसेराम जिरकोनिया. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम पाउडर को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं और एक स्लिप बनाते हैं. ठीक है, सो पाउडर कंटेन्स सम ऑक्साइड्स, ग्लास पाउडर, विनियरिंग सिरामिक पाउडर. इन सबको हम लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं और एक पेस्ट बना लेते हैं. हमने स्लिप रेडी कर ली. फिर क्या करते हैं, हम जो डाई बनाते हैं, जो लेट्स सी ऑल द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. This diagram is from Phillips Dental Material book. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पोरस, ठीक है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, उस मटेरियल का डाई बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमने अभी स्लरी स्लिप बनाई, वो स्लरी को वन ऑफ दीज मटेरियल जो है उसके ऊपर हम डाई के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ ब्रश हम लगा देते हैं. फिर क्या होता है कि जब हम लगाते हैं मटेरियल को इस पोरस डाई के ऊपर, तो वो जो वाटर होता है उसमें वो अब्सॉर्ब कर लेता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें सस्पेंड हो रहे थे वो ऊपर ही रह जाते हैं पाउडरी फॉर्म में. अब उस पाउडरी फॉर्म में को हम इनसेराम फर्नेस में डालते हैं. ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर तो बना ली, हमने जो शेप देना था दे लिया, और अब इस चीज को हम उठा के इनसेराम फर्नेस में डाल देंगे. ठीक है, फर्नेस में होने के बाद फिर हम उसकी सिंटरिंग करते हैं उस स्लिप की 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 आवर्स. अब सिंटरिंग के बाद हमारी कोपिंग बनके तैयार हो जाती है विच लुक्स लाइक दिस. अब इसके ऊपर फिर आप अपनी ग्लास स्लरी एप्लीकेशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, एंड देन लास्ट में हम फायरिंग करते हैं. ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ 1110 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 आवर्स. तो हमारा जाके फाइनल रिस्टोरेशन बन के
तैयार होता है. सो अ स्लरी ऑफ वन ऑफ दीज मटीरियल, जो 3 मटीरियल हमने देखे, वन ऑफ दीज मटीरियल इज स्लिप कास्ट, यानी कि जो हमने स्लिप बनाई वो कास्ट ऑन अ पूरस रिफ्रैक्टरी डाई हम यूज करते हैं. उसके बाद उसको हीट करते हैं इंसराम फर्नेस में टू प्रोड्यूस अ पार्शली सिंटर्ड कोपिंग और फ्रेमवर्क. तो हमारी पार्शली सेंटर्ड कोपिंग यहीं पे बन गई थी. देन इस पार्शली सेंटर्ड कोपिंग को क्या किया हमने, फिर इन्फिल्ट्रेट किया सम ग्लास स्लरी एप्लीकेशन से at the temperature of 1100 degree Celsius for 4 hours to eliminate the porosity and to give the strengthening to this slip cast core. I hope you have understood. हमने क्या किया, स्लिप बनाया सबसे पहले, which is a suspension of solid in a liquid. ठीक है, तो हमने पाउडर और लिक्विड को मिक्स किया. अब हमने एक पोरस डाई के ऊपर उसको अप्लाई किया. ठीक है, तो सारा वाटर उस पोरस डाई ने एब्जॉर्ब कर लिया और ऊपर सिर्फ वो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो रह गए. फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको पार्शली सिंटर करते हैं, पूरी तरह से नहीं. तो फिर हम उसको फर्नेस में डालते हैं, पार्शली सिंटरिंग करते हैं और हमारा एक पार्शली सेंटर्ड कोपिंग बनके तैयार हो जाता है. फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, उसमें सम ग्लास इन्फिल्ट्रेशन करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 4 आवर्स. उससे क्या होती है, जो भी पोरोसिटीज होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण जो बनी होती है और जो भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, और दैट्स हाउ वी गेट आवर फाइनल रिस्टोरेशन आफ्टर द ग्लास इन्फिल्ट्रेशन. I hope you have understood the whole process clearly. Advantages क्या है, reduced porosities with fewer defects from processing. ठीक है. Second is high strength, high toughness compared to the conventional feldspathic porcelain. डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई ओपेसिटी होती है इसकी और बहुत लंबा टाइम लगता है प्रोसेसिंग. पहले उसमें डालो, फिर उसके बाद 4 घंटे इधर डालो, तो बहुत टाइम लगता है. यूजेस, इनलेज, ऑनलेज, विनियर्स बनाने के लिए, सम लो स्ट्रेस एंटीरियर एफपीडीज बनाने के लिए, देन हाई ट्रांसलूसेंसी वाले इंसराम स्पिनल जो होते हैं दैट इज यूज फॉर द एंटीरियर क्राउन्स, एंड द हाई स्ट्रेंथ ऑफ इंसराम जिरकोनिया जो होते हैं उनको हम पोस्टीरियर क्राउन्स और फिक्स पार्शियल डेंचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. After this, the last one is the CAD/CAM ceramics. CAD/CAM का full form is the most asked question in MCQs for undergraduate students, which is Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Let's see the process of CAD/CAM. Duret 1988, Morman Ceric System and Anderson Procera 1980s. ये सारे जो हैं, these are the CAD/CAM ceramic systems which are available, like the oldest ones. इन एडवांटेज क्या होते हैं, जो भी पोरोसिटी के चांसेस होते हैं, डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि पूरा ही मशीन बेस्ड है. देन इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ मैनुअल इम्प्रेशन. जो भी मैनुअली हमें इम्प्रेशन लेना है यहाँ नहीं लेना पड़ता है, हम सीधे स्कैन करते हैं पेशेंट के माउथ में. देन शॉर्टर एंड फास्टर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो लेस हासिल फॉर द क्लिनिशियन ऑल्सो एंड द पेशेंट ऑल्सो. देन डिसएडवांटेज क्या होता है, अगेन एक्सपेंसिव होता है. वहाँ पे हम इम्प्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे हमें स्कैन करने के लिए स्कैनर चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एवरीथिंग. देन टेक्निक सेंसिटिव होता है एंड इट डज नॉट सपोर्ट मीन्स ऑफ ऑक्लूजल एडजस्टमेंट. लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ द CAD/CAM वंस. अब इसमें क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, फिर 1 by 1 हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ CAD/CAM. कोई भी यूजी में आपको CAD/CAM बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा BDS लेवल पे. सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इम्प्रेशन, जो कि हम इम्प्रेशन ट्रे में मटेरियल डाल के लेते थे, उसकी जगह पे हम एक वर्चुअल इम्प्रेशन ले रहे हैं बाय द यूज ऑफ डिजिटल स्कैनर. एक बार स्कैन कर लिया, उसके बाद हम वो फाइल जो होती है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उस लैब टेक्नीशियन को भेज देते हैं. फिर वहाँ पे वो कंप्यूटर पे उसकी वर्चुअल डिजाइनिंग करता है कि अब हमने प्रिपेयर कर लिया दांत, हमने फोटो स्कैनिंग कर ली, अब वो स्कैनिंग जो है वो हमने भेज दिया उस लैब टेक्नीशियन के बाद, अब वो कंप्यूटर पे ही उसको डिजाइन करेगा. जो हम लोग वैक्स पैटर्न बना रहे थे वो काम वो बैठ के कंप्यूटर पे करेंगे. उसके बाद फिर क्या करेंगे, सिरामिक ब्लैंक्स जो रॉ मटेरियल है, जैसे हमने इधर सिरामिक यूज किया वो यूज करेंगे और उस मशीन में डालेंगे. दैट कुड बी मिलिंग मशीन. बाय यूजिंग सम टूल्स, वो टूल्स को यूज करके वो मशीन जो
हमने डिज़ाइन किया है कंप्यूटर में, जैसा प्रोस्थेसिस, जैसा क्राउन और ब्रिजेस, वैसे ही वो टूल्स की हेल्प से उसको वो शेप प्रोवाइड करेगा। देन लास्ट में उसको फर्नेस में सिंटरिंग की जाएगी एंड देन द प्रोस्थेसिस इज ऑल रेडी। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द CAD/CAM processing. First, let's start. फर्स्ट स्टेप इज द स्कैनिंग ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ और डाई, जिसमें कि हम इंट्राओरल स्कैनर यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम जो भी दांत पे हमने प्रिपरेशन की है, टूथ प्रिपरेशन, उसका पूरा स्कैनिंग करते हैं, जिसमें हम अपर भी करते हैं और जहाँ पे हमने किया है उसका ऑपोजिट आर्च भी करते हैं और उसका ऑक्लूजन भी रिकॉर्ड करते हैं। एवरीथिंग नाउ सेंट थ्रू द सॉफ्टवेयर टू दैट कंसर्न पर्सन जो अब डिजाइनिंग करेगा। डिजाइनिंग करने वाला बंदा वो सॉफ्टवेयर यूज करके जैसा क्राउन बनना है, जो कि हम वैक्स पैटर्न बनाते थे, उसी तरह से क्राउन डिजाइन कर देगा, जिसमें कि वो फिनिश लाइन देखेगा कहाँ पे रखना है, शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए, एंड बाइट रिकॉर्ड। ये तीनों चीजें वो डिजाइनिंग में कंसिडर करेंगे। देन अब क्या करते हैं, जो सिरामिक ब्लैंक्स, जैसे अभी हमने प्रेसेबल में इनगॉट्स देखे थे वहां, वैसे ही यहाँ पे सिरामिक ब्लैंक्स यूज करते हैं, जैसे कि वीटा ब्लॉक्स होता है फेल्डस्पैथिक पोर्सलेन का, उसी तरह से कुछ ब्लैंक्स यूज होते हैं। यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, उन ब्लैंक्स की हेल्प से यहाँ पे हमने ब्लैंक लगा दिया इस मिलिंग मशीन में। दिस द होल थिंग इज कॉल्ड मिलिंग स्टेशन। मिलिंग मशीन में हमने ये ब्लैंक्स लगा दिया और यहाँ पे कुछ मिलिंग टूल्स लगा देते हैं। उसके बाद हम वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो फीड की ही हुई है कंप्यूटर में कि किस शेप का बनाना है। देन दैट्स द मैजिक ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री। फिर बाय द हेल्प ऑफ दीज मिलिंग टूल्स फाइनली जो इनगॉट हमने किसी एक बेसिक इनगॉट ब्लैंक लगाया था, उसको अब ये टूल्स एक शेप प्रोवाइड करेंगे एंड इन द एंड फिर उसको हम इस ब्लैंक से रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर कूल्ड डिस्क एंड बर्स। सेपरेट करने के बाद उसकी CAD/CAM प्रोसेसिंग होगी, सिंटरिंग होगी, फिनिशिंग पॉलिशिंग होगी एंड देन द फाइनल रिस्टोरेशन इज रेडी। So by this video, I am finishing off with the chapter ceramic, which is very important by the clinical point of view, by exam point of view, everything. So I hope you have understood this topic clearly. We'll come up with some new videos very soon. Till then, happy studying.